गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नए टॉपिक थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक के साथ आपके सामने वापस उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। तृतीय विश्व के अभ्युदय की क्या परिस्थितियां थी? एशिया के देशों में गुटों से अलग रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे अपने आप को किसी गुट से संबद्ध नहीं करना चाहते। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों के निर्गुट राष्ट्रों के आंदोलन को कोलंबो शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली, जो कि 1976 में हुआ था, तथा नई दिल्ली का शिखर सम्मेलन जो 1983 में हुआ, जकार्ता का शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ, के माध्यम से काफ़ी बल मिला। एशिया के अनेक देश आज गुटों से अलग रहने की नीति में आस्था रखते हैं। बाडुंग सम्मेलन को तीसरी शक्ति के अभ्युदय का प्रतीक कहा गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों के जीवन में एक आत्मविश्वास और आशा का उदय हुआ। इस सम्मेलन के संबंध में बार्नेट ने लिखा है कि वह एशिया और अफ्रीका के पुनरुत्थान का प्रतीक था। एशिया की राजनीति के दृष्टिकोण से सम्मेलन के दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इसमें विश्व राजनीति की समस्याओं के प्रति एशिया और अफ्रीका में एक समान दृष्टिकोण को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त बाडुंग सम्मेलन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ में एक शक्तिशाली एशियाई अफ्रीकी गुट का उदय हुआ, जिसका राजनीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2/3 बहुमत से पास होने वाले प्रस्ताव के लिए इस गुट का समर्थन आवश्यक हो गया है। इस सम्मेलन के बाद एशियाई एकता का कोई सर्वमान्य स्वरूप सामने नहीं आया। इस सम्मेलन में यह स्पष्ट हो गया कि एशियाई देशों पर 3 प्रकार के दबाव पड़ रहे थे। पहला, पश्चिमी राष्ट्रों का प्रभाव था, जिसके अंतर्गत साम्यवादी विरोधी देशों में सैनिक अड्डे बनाए जा रहे थे। इन अड्डों का मुख्य उद्देश्य असंलग्न देशों पर अपनी नीति बदलने के लिए दबाव डालना था। दूसरे प्रकार का दबाव असंलग्न देशों का था, जो यह मांग कर रहे थे कि साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुटता आवश्यक है। एशिया के अधिकतर राष्ट्र असंलग्नता की विदेश नीति अपना रहे थे और यह एशिया की शीत युद्ध से दूर रखने के लिए कटिबद्ध थे। तीसरा दबाव साम्यवादी राष्ट्रों का था, लेकिन साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष साम्यवादी देश गुटनिरपेक्ष देशों के साथ थे। गुटनिरपेक्ष देशों में साम्यवाद के प्रति परस्पर विरोधी धारणाएं थी। कुछ गुटनिरपेक्ष देशों में साम्यवाद के प्रति आकर्षण तो था, तो कुछ गुटनिरपेक्ष देश साम्यवाद को संदेह की दृष्टि से देखते थे। गुटनिरपेक्ष अवधारणा के उदय को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। गुटनिरपेक्षता का वास्तविक उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं भावी समय में युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। यह जो चित्र या मानचित्र आपके सामने आ रहा है, इसमें आप देखें, जो ये बैंगनी कलर से जो रंग रंगे हुए हैं, ये प्रथम विश्व के देश कहलाते हैं। लाल रंग के दूसरे जो रंगे हुए हैं, ये आपके दूसरा विश्व कहलाता है, और तीसरा विश्व जो है ये हरे रंग से रंगा हुआ है। इसमें आप मुख्यतः देखें, प्रथम विश्व के अंदर आपको अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, पूर्वी यूरोप के देश इंग्लैंड, स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, लक्समबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इस तरीके के देश इसमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही स्कैंडिनेविया के जो देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया, ये प्रथम विश्व के देश। दूसरे विश्व में
साम्यवादी देश हैं जिसमें रूस, चीन, मंगोलिया, पश्चिमी पूर्वी यूरोप के जो देश हैं ये इसके अंदर आते हैं, जैसे पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, इस तरीके के देश इसमें शामिल हैं। क्यूबा भी साम्यवादी देशों की उसमें आता है। बाकी आप देख रहे हैं मानचित्र के ऊपर लगभग पूरा तो अफ्रीका, पूरा ही दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देश इसके अंदर आते हैं। भौगोलिक दशा की जब हम बात करें, एशिया का परिचय 3 संक्षिप्त शब्दों में दिया जा सकता है: विशाल, विविध और विषम महाद्वीप। यद्यपि पृथ्वी का हर छोटा भूखंड इस अर्थ में विलक्षण होता है कि ठीक उसी के समान दूसरा भूखंड अन्यत्र नहीं मिलता, तथापि विलक्षणता के स्तर में अंतर अवश्य मिलता है। एशिया की विशालतम सबसे बड़ा प्रमाण इसका वृद्धाकार है और यहाँ संपूर्ण विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। एशिया की विश्व में मध्यवर्ती स्थिति इसके महत्व में और भी वृद्धि कर देती है। मैकेंडर ने विश्व का हृदय स्थल एशिया में ही स्थापित किया है। एशिया के विशाल क्षेत्रीय विस्तार के कारण इसके अंतर्गत विषुवत वृत्त से ध्रुव के मध्यस्थ सभी ताप कटिबंध वायुदाब पेटियां तथा सनातन वायु प्रणालियां समाहित हैं। परिणाम स्वरूप इस महाद्वीप में भूमध्य रेखीय से ध्रुवीय तक तथा पूर्वी समुद्र तटीय से पश्चिमी अनुसमुद्रीय भूमध्य सागर तक सभी प्रकार की जलवायु मिलती हैं। इस पूरे क्षेत्र में पर्वत, पठार, मैदान ये सब भी देखने को मिलते हैं। राजनीतिक विविधता की बात करें तो एशिया का विद्यमान राजनीतिक अदृश्य भी कम विविधतापूर्ण नहीं है। इस महाद्वीप के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली प्रचलित है। भारत में प्रजातंत्रित व्यवस्था है तो पड़ोसी नेपाल में राजतंत्र। चीन तथा वियतनाम साम्यवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं तो पाकिस्तान सैनिक तानाशाही में है। इसके अतिरिक्त अन्य कई देशों में प्रजातंत्र एवं राजतंत्र की मिलीजुली राजनीतिक व्यवस्था भी है। अफगानिस्तान, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं अस्थिरता बनी हुई है। कहीं धार्मिक संस्थाओं अथवा नेताओं का राजनीतिक व्यवस्था पर शिकंजा है तो कहीं भिन्न प्रजातिगत वंशानुगत समुदायों में राजनीतिक तंत्र पर अधिकार जमाने की होड़। अब तीसरी शक्ति का अभ्युदय किन वजह से हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद संसार 2 विरोधी गुटों सोवियत और अमेरिकी गुट में विभक्त हो चुका था, जिसमें एक तरफ नाटो संधि के देश थे और दूसरी तरफ वार्सो संधि के देश थे, और एक तरफ एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। अमेरिकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे। वे अपने आप को किसी वाद के साथ संबद्ध नहीं करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश तीसरी शक्ति हो सकते थे जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल संतुलन में परिणत करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते थे। गुटों से अलग रहने की नीति गुट निरपेक्षतावाद एशिया के नव जागरण की प्रमुख विशेषता थी। सन 1947 में स्वतंत्र होने के पश्चात भारत ने इस नीति का पालन किया। उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की। जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति का अवलंबन करना शुरू किया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने तीसरी शक्ति की इस धारणा को काफी मजबूत किया। उस समय उपस्थित देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और उन सब के साथ सहयोग करना चाहते हैं जो हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है। इस प्रकार तृतीय विश्व के विचार का प्रारंभ दोनों शक्ति गुटों से स्वतंत्र होकर उनके प्रभाव में नहीं रहने की नीति से हुआ। तृतीय विश्व
से अभिप्राय क्या है हमारा? विश्व के वह देश जो लगभग दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हुए हैं, साथ ही जिन राज्यों का संसाधन के विकास हेतु पूंजी एवं तकनीक पर आज भी विश्व के विकसित राष्ट्रों का प्रभुत्व है, ऐसे सभी राष्ट्र तीसरे विश्व के राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। तृतीय विश्व के राज्यों के उदय होने के क्या कारण रहे? पहला, तकनीकी अभाव और पूंजी की कमी के कारण। विश्व के जितने भी विकास उन्मुख देश हैं, वहाँ संसाधन प्रचुर हैं। उदाहरण स्वरूप दक्षिण पूर्वी एशिया का उदाहरण लिया जा सकता है, जहाँ भारत, इंडोनेशिया, मलावा जैसे देशों में खनिजों के भंडार हैं। वहीं इन देशों में पूंजी का अभाव है। अतः तकनीकी विकास पर यहाँ खर्च कम हो रहा है। अतः इन राज्यों में विकास की गति कम है। समुचित रूप में खनिज संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ इन देशों में पूंजी का अभाव होने के कारण विदेशों से ऋण लेना पड़ता है। परिणामतः ये देश ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं, जबकि विकसित राष्ट्र लंबी अवधि के लिए इनको ऋण देते हैं, जिससे वो इन देशों में से अधिक संसाधन जुटा सकें और इन देशों का यूं कहें संसाधन का उपयोग कर सकें। वस्तुतः विश्व के कुछ विकासोन्मुख राज्यों को छोड़ दें तो भी विश्व के अधिकांश अफ्रीकी राज्य, दक्षिण अमेरिका राज्य, पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के देश आज भी ऋणग्रस्तता के जाल में फंसे हैं। दूसरा, उपनिवेशक देशों से देरी से स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण। विश्व की उपनिवेशक शक्तियों ने विश्व के छोटे छोटे देशों को स्वतंत्रता बड़ी देरी से प्रदान की। इन शक्तियों ने यहाँ के संसाधनों का खूब शोषण किया। परिणाम, यहाँ पर औद्योगिक विकास तो नहीं हो सका, परंतु यहाँ की जनता अंग्रेजों या पश्चिमी यूरोपीय उपनिवेशिक शक्तियों के चंगुल में फंसी रही और जब ये राज्य स्वतंत्र हुए तो इनको संसाधनों के विकास हेतु इन शक्तियों से ही सहायता लेनी पड़ी। अतः इन देशों में विकास की जगह अधिक पूंजी ऋण के रूप में हो गई और ये राज्य अविकसित बने हुए हैं। तीसरा, संसाधन के विकास के अभाव। इसमें विश्व के जितने भी विकासशील देश हैं, उन सभी देशों में संसाधनों के विकास की समुचित सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना आवश्यक होगा, जापान जैसा विकसित राष्ट्र भारत जैसे संपन्न देश से लोहा खरीदता है और विश्व का दूसरा प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक देश बना हुआ है, जबकि वहाँ लौह खनिज बिल्कुल भी नहीं है। वस्तुतः भारत जैसे देश में भी संसाधनों के विकास की दशा इस प्रकार की है। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण तकनीकी अभाव के कारण संसाधनों को तृतीय विश्व के देश के विकसित नहीं कर पाए। तृतीय विश्व के क्या उद्देश्य थे इसको बनाने के पीछे? पहला था भूतकालीन उपनिवेशवाद और वर्तमानकालीन साम्राज्यवाद का उन्मूलन। तृतीय विश्व उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है। तीसरा विश्व सभी राष्ट्रों में स्वतंत्र एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना के पक्ष में है। दूसरा कारण मानवीय असमानता तथा बड़े राष्ट्रों के अन्यायों का उन्मूलन। तृतीय विश्व बड़ी शक्तियों द्वारा सदियों में अपनाई गई रंग भेद की नीति का विरोध करता है तथा एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों में मानवीय असमानता का विरोध कर समानता का नारा बुलंद करता है। तीसरा कारण औद्योगिक तथा तकनीकी विकास। बड़े व विकसित राष्ट्रों की तानाशाही समाप्त करने के लिए तीसरे विश्व के राष्ट्रों में औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। चौथा, असंलग्न राज्यों की आर्थिक तथा वित्तीय प्रगति। तीसरा विश्व गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की आर्थिक तथा वित्तीय प्रगति के लिए भी कटिबद्ध है। इसके लिए बड़े राष्ट्रों से सहायता की खोज की जा रही है। पांचवा, ऐतिहासिक असंतुलन का उन्मूलन। तीसरा विश्व राज्यों ने ऐतिहासिक असंतुलन के उन्मूलन के लिए भी अपने को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। आज तीसरे विश्व के राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के एकजुट होकर कार्य करते हैं। छठा, तृतीय विश्व के देशों के सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक संबंधों की स्थापना। विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए
तृतीय विश्व के देशों ने सामाजिक न्याय पर आधारित नए आर्थिक संबंधों पर जोर दिया है। फरवरी 1976 के मनीला में उपस्थित विदेश मंत्रीय सम्मेलन में उस नए आर्थिक संबंधों पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। सातवां है, तृतीय विश्व के देशों और बड़ी शक्तियों के असमान सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का उन्मूलन। तृतीय विश्व के देशों और बड़ी शक्तियों के बीच असमान सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की समाप्ति के लिए भी तृतीय विश्व काफी कटिबद्ध है। तृतीय विश्व के राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की स्वार्थपूर्ण नीति का घोर विरोध करते हैं। आठवां, तृतीय विश्व के आंतरिक मामलों में बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप की समाप्ति। तृतीय विश्व के राष्ट्रों का यह भी प्रमुख उद्देश्य है कि इन राष्ट्रों के आंतरिक व घरेलू मामलों में बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए। इसके लिए तीसरे विश्व के राष्ट्रों द्वारा संगठित होकर आंदोलन किया जाता है। नौवां, तृतीय विश्व के देशों में सामाजिक एकता। तृतीय विश्व का यह भी उद्देश्य है कि इस संगठन में शामिल सभी राष्ट्रों में सामाजिक सुधार किए जाएं तथा सामाजिक समानता की स्थापना की जाए। सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए तृतीय विश्व के राष्ट्रों के बीच शांति आंदोलन चलाया जा रहा है। 10वां, परस्पर सहयोग। 11वां, राजनीतिक व्यवस्था। और 12वां, तनावहीनता का विस्तार। तृतीय विश्व का प्रमुख उद्देश्य तनाव रहित अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना करना है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोलंबो सम्मेलन में कहा था, आखिर यूरोप की तनावहीनता कैसे बनी रह सकती है जबकि संसार के अन्य भागों में शिखंडी लड़ाइयाँ और प्रतियोगी घुसपैठी चल रही है। तनावहीनता में गुटनिरपेक्ष देशों तथा अन्य देशों के प्रति आदर भी शामिल होना चाहिए। गुटनिरपेक्ष देशों की सरकारों का तख्ता उलटकर तनावहीनता सह अस्तित्व के मजे नहीं उड़ा सकती, ना यह संपूर्ण निशक्तिकरण के लिए गंभीर प्रयत्न किए बिना शांति का दौर शुरू कर सकती। इस प्रकार तनावहीनता के विस्तार में भी तृतीय विश्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये सब इसके उद्देश्य थे तृतीय विश्व युद्ध गुट का बनाने के। लेकिन वर्तमान अगर अब दुनिया की बात करें तो तीसरा विश्व जो है या तीसरा ब्लॉक जो है अब उसका अस्तित्व नगण्य सा हो गया है, क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं। जो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में चलता था वो अब समाप्त हो चुका है। सोवियत रूस का भी विखंडन होकर उसमें से कई राष्ट्रों का निर्माण हो गया है और जो जर्मनी दो अलग अलग टुकड़ों में होता था, जर्मनी का भी एकीकरण हो गया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए। तो अब पहले वाली जो परिस्थिति थी वो बदल गई है और तीसरे विश्व का अब जो अहमियत है वो अब इतनी प्रासंगिक नहीं रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरे विश्व युद्ध के जो देश हैं वो अपनी मांगें एकजुट होकर उठा पाते हैं और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन पंडित नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो ने शुरू किया था वो भी अब समाप्ति की ओर है और जो जिस उद्देश्य से ये सब चीज़ें की गई थी अब वो प्रासंगिक नहीं रहे। तो आज हमने तीसरे विश्व ब्लॉक के देशों के बारे में बात की कि कैसे उनका किन परिस्थितियों में उदय हुआ, किन उद्देश्यों को लेकर इनका उदय हुआ। आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र आपके साथ दूसरे टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।